प्रियंका जी, अगर आपको बहस करने का है तो कम से देखिए कम क्या सुनने की भी तो क्षमता रखिए। प्रियंका जी क्या होता है ना कि हमारे पास क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है, ये आप भी समझती हैं, तो अच्छा होता है कि अगर क्रक्स निकल कर आए किसी बात का, हम इधर उधर टहल कर घूम कर आ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि सरकार अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लेना चाहती है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सरकार के अंडर में सरकार उसको चलाती है? नहीं चलाती है ना, सरकार उसको नहीं चलाती है। हाई कोर्ट में अगर कोई जाता है किसी याचिका को लेकर और उसको लेकर अपील दायर करता है तो उसको क्या सरकार कंट्रोल करती है? ये बताइए, ये बताइए मैम कितने सारे ऐसे मुस्लिमवादी हैं जो वक्फ बोर्ड के पास जिनके केसेस पेंडिंग हैं, खुद मुस्लिम है वो, जिनके केसेस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के पास, क्योंकि उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है कि भाई हमारा अपना हक जाहिर कर दिया है। वो तो मैडम ये बताइए किसी हिंदू का 58,000 में से 40,000 है मुसलमानों के। हिंदुओं पर अलग से कर लेंगे जब सनातन बोर्ड बन जाएगा, अभी वक्फ बोर्ड पर कर लेते हैं ना। हिंदू नहीं चाहता है क्या कि कभी प्रॉपर्टी को लेकर? अरे अभी वक्फ बोर्ड की बात हो रही है ना, वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी। जमीन की अगर डिस्प्यूट होता है तो भाई और भाई में डिस्प्यूट हो जाता है, वो भी कोर्ट जाता है। मैं समझती हूँ ये तो बेबुनियाद बात है। अरे तो वही तो दायरा ये बढ़ा रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के अलावा आपके पास और ऑप्शंस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ठीक बात कह दी। वही तो ऑप्शन में कौन लोग होंगे, और ऑप्शन में कौन लोग होंगे? डीएम होंगे। डीएम क्या होते हैं? ना कोर्ट होगा, डीएम से ऊपर चला गया मामला, इनको बता दीजिए। पूर्णिमा जी डीएम तक नहीं है, डीएम से ऊपर मैं बताने से ज्यादा इस बात की उम्मीद करती हूँ कि प्रियंका जी अगर चर्चा में शामिल हुई हैं तो पूरा देख समझ के पढ़कर बैठी होंगी, मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ। इसीलिए प्रियंका जी मैंने सवाल पूछा कि विपक्ष क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है या उसका कोई मजबूत आधार भी है? ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। विनय कुमार जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। विनय जी ये बताइए मुझे कि इसको पूरी तरीके से आप लोग खारिज कर देना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हर एक फैसला वोट के लिए होता है, खिलाफ है, ये है वो है। मुझे ये बताइए कि अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो समाजवादी पार्टी को वक्फ बोर्ड या फिर उसके संशोधन बिल से समस्या क्यों है? और आप कह रहे हैं इसका विरोध जबरदस्त करेंगे हम लोग। बिल्कुल करेंगे। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, आरपी सिंह साहब की मजबूरी है, वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट लेकर के चले आए हैं, वही उनको पढ़ना, उससे अधिक कुछ जानते भी नहीं है। ये बात ये है कि वक्फ बोर्ड ये कहीं न कहीं इसमें देखिए संशोधन से किसी ने नहीं मना किया, नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। जो जनहित कल्याण के लिए अगर संशोधन किया जाता है तो संशोधन होना चाहिए, उसे किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ये संशोधन जो किया जा रहा है इनकी नीयत इसमें साफ नहीं है। जैसे कि संशोधन में ये भी दिया है, आपको भी पता है कि इस बोर्ड में जो है हिंदू जो है लोगों को भी रखा जाएगा, महिलाओं को रखा जाएगा, ये सारी चीजें हैं। आप ये बताइए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, महिलाओं की इससे दिक्कत है इनको, जो बीच में बोलते हैं। नहीं नहीं, एक बात है विनय जी, आपने कहा कि ठीक है आपने कहा कि गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, उससे आपको सुनिए ना, उससे आपको आपत्ति ठीक है, हो सकती है संभवतः, लेकिन लेकिन औरतों को शामिल करने से कैसे इनके नियत पर सवाल खड़े होता है? औरतों को शामिल करने से कोई हमने मना नहीं किया। अभी आपने कहा सर, अभी जस्ट आप बस कह के निकले हैं। गैर मुस्लिम महिलाओं को अलग कहा, गैर मुस्लिम महिला की बात हो रही है, मुस्लिम को भी इन्होंने शामिल करने की बात की। कहीं न कहीं टीपू यादव की पार्टी के प्रवक्ता जी परमिट कर रहा है थोड़ा बहुत। इनकी नियत ये बताइए, वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो करें संशोधन। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो प्रदेश सरकार के कब्जे में वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, क्यों नहीं उसको ला करके देते हैं, वापस क्यों नहीं दिलाते? अगर प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा की है तो उसका रेंट क्यों नहीं देती है? उससे कहीं न कहीं गरीब मुस्लिम जैसे लोगों के लिए कल्याण में खर्चा हो सकता है, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीयत हमेशा से एक समुदाय के खिलाफ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत पहले 2018 में ही क्या नाम है गृह मंत्री जी ने एक स्पीच दिया था, उसमें कहा था कि ये जो समाज है, ये जो एक सरकार है जो चल रही है, निजाम को हम खत्म करना चाहिए। निजाम में नाम क्या दिया उन्होंने? नाम दिया मुख्तार अंसारी का नाम दिया, उन्होंने नस्मुद्दीन का नाम दिया, उन्होंने ऐसे ही 4 मुस्लिम का नाम दिया कि अपराधी है, लेकिन विकास दुबे अपराधी है, उसका नाम क्यों नहीं दिया? अच्छा, एक नाम मैं भी,
इनकी नीयत ही ठीक नहीं है, ये कहीं न कहीं एक ढंग से एक नाम मैं भी आपको लगता है गैंगस्टर मुसलमानों को लीड करेंगे? अरे चुप रहिए, झूठ बोलने के लिए आपके ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है क्या? सिंह साहब, एक सेकंड, सिंह साहब प्लीज रुकिएगा सर। एक नाम मैं भी यहाँ पर लेना चाहती भाषा हूँ। ठीक करें, नहीं तो मैं बहुत तंग करूंगा। आप भी भाषा ठीक करिए, बीच में बोलना बंद कीजिए। आप दोनों लोग सर, मुझे बोलने दीजिए, मैं टेक ओवर कर लेती हूँ। सिंह साहब प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि 2015 में अतीक अहमद किसकी सरकार में था सर? मैं ये नहीं कह रहा ना, मैंने पूछा अतीक अहमद 2015 में किसकी सरकार में था और सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? बताइए प्रयाग। ऐसे अगर हम आपको सर अतीक अहमद, मैं नाम लेने लगूं, स्पेसिफिक मैं पूछ रही हूँ, देखिए इमामबाड़ा, अतीक अहमद पूरे प्रयागराज में वक्फ की कितनी संपत्तियों पर अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था, ये बताइए। कर रखा था कि नहीं कर रखा था, ये बताइए। लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। किसकी सरकार थी उस वक्त? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? बस अब मेरा पॉइंट क्या है इसमें? अब मैं जो पॉइंट में रखना चाहती थी, सुनिए साहब, मैंने स्पेसिफिक आपसे इसीलिए पूछा था ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए, हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत को नहीं फैलाने दिया। अतीक अहमद का नाम लिया, अतीक अहमद का नाम लिया, आप गोल गोल घूम गए, सीधा मैंने नाम लिया। किसकी सरकार थी 2015 में? किसकी सरकार में था अतीक अहमद? बताइए किसकी सरकार में था अतीक अहमद? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गुलाम सरवर जी को स्क्रीन पर लिया जाता है। गुलाम सरवर साहब, मेरा यही एक पॉइंट था। अरे सर शांत हो जाइए ना, ठीक है, हो गया। गुलाम सरवर साहब मुझे ये बताइए जरा, जो सवाल मैंने इनसे पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, और मैंने अतीक अहमद का नाम इसीलिए स्पेसिफिकली सर लिया है क्योंकि दिक्कत क्या रही वक्फ बोर्ड में जो इससे पहले था कि वहां पर कुछ गिने चुने ऐसे ताकतवर लोग थे जिनका वर्चस्व वक्फ बोर्ड पर चलता रहा। मैं अभी आजम खान का नाम लूंगी, उसमें भी समस्या होगी। अतीक अहमद का नाम ले दिया, उसमें तो समस्या हो ही गई। दिक्कत यह है कि आम मुसलमानों को जो वक्फ बोर्ड का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। एक वो ग्रुप रहा जो पावरफुल रहा, जिसने अपनी मोनोपोली को लगातार कायम रखा, वक्फ की जमीन पर कब्जा किया, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस बनवाए, पैसा कमाया, सब कुछ किया। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो आधार रहा आम मुस्लिम तक, गरीब मुस्लिम तक पहुंचाने का फायदा, वो नदारत था। यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूं। और अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी लाके सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है तो उस संशोधन में सरकार की नीयत पर क्या आपका भी सवालिया निशान है? देखिए, सबसे पहले जो आरोप आपने लगाए अभी, मैं समझ से बड़ा मैं कर चुका हूं, लगा चुका हूं। बड़े सवाल हमारे भी हैं, तीखे रहे। वक्फ बोर्ड में जिस तरह से लूट का बाजार गर्म रहा है, मैंने शुरू से इस बात का विरोध किया और संशोधन के पक्ष में मैं खड़ा रहा हूं। लेकिन संशोधन के कई बिंदुओं पर मेरी शुरू से आपत्ति रही है। अब आपने जो नई बातें सारी लाई हैं कि जो व्यक्तिगत लाभ लोग ले रहे थे, दबंग लोगों के कब्जे में था, रसूखदार लोग वक्फ की संपत्तियों पर पूरी तरह से काबिज थे, अप टू नाउ हैं, काबिज हैं। हाँ, आम गरीब मुसलमानों को इसका लाभ नहीं मिला। ये बातें मैं लगातार सड़कों पर भी करता रहा, सोशल मीडिया पर बोलता रहा, आपके चैनल पर भी एक दो डिबेट में मैं इसको उठा चुका हूँ। और सेकुलर पार्टियों ने भी इसमें जो पारदर्शिता लानी चाहिए थी, जिसको इसका लाभ पहुंचाना चाहिए था, वो सब नहीं हुआ। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पिछले जितने संशोधन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ है, उसका जो डेटा सामने आता है उससे सारे देश के मुसलमान चिंतित हैं। पहला अमेंडमेंट नहीं है ये, इनके सरकार में कई संशोधन हुए हैं और कई बिल जो जिसमें जो विवादास्पद कहे जाएंगे, जैसे यूएपीए रहा। जरा यूएपीए का डेटा निकालिए कि भुक्तभोगी कौन, अरे कौन भुक्तभोगी कौन है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। तो अब जो अभी जो संशोधन हो रहा है, तो सरकार इस बात को माने श्योर कर सकती